नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं शिक्षा प्रमो धर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आगे की जो आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा था क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम बेसिकली चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग्स के बारे में बात किए। अब आगे की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से उसके चैलेंजेस थे। तो उनमें से एक जो चैलेंज था लास्ट वाला, जो थर्ड चैलेंज था, उन चैलेंज में आखिर ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स का यूज किया गया है, जैसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें या फिर हम और भी कई तरह का ऐसे बातें इसमें यूज की गई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बुक्स को रीड कर लेता हूँ एंड रीड करने के बाद जो जो उसमें टर्म्स आएंगे मैं उस टर्म को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा और आपको फिर बताऊंगा कि कैसे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो अपने आप में एक ऐसा डायरेक्टिव था और अभी भी है जो हमारे इंडिपेंडेंस के वक्त ये कितना ज्यादा ये इफेक्टिव रहा और ये कितना ज्यादा जस्टिफाइबल रहा और रहा या नहीं रहा, ये इन चीजों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसा कि हमने 3 चैलेंजेस के बारे में बात किया था कि पहला चैलेंज जो था वो था पहले राष्ट्र को एक यानी कि नेशन को सेप देना था। जो दूसरा चैलेंज था दैट वाज द चैलेंज रिगार्डिंग एस्टैब्लिशिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड द थर्ड वन दैट इज द चैलेंज विच इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। राइट, इसके अलावा जो थर्ड चैलेंज है मैं उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। तो द थर्ड चैलेंज was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections, right? यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो तीसरा जो चैलेंज था, जो थर्ड जो चैलेंज था, वो चैलेंज का एकमात्र उद्देश्य था कि डेवलपमेंट को एंश्योर करना, ज्यादा से ज्यादा देश में विकास करना। और विकास किनका विकास करना? तो वो सारे लोगों का, उन लोगों का जो समाज में क्या है, बिल्कुल बैकवर्ड है, जिनको सोशली जो डिसएडवांटेज लोग हैं। यहां पे ये भी बात कह रहा है कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट सिर्फ उन लोगों का ही नहीं करना था, बल्कि वैसे लोगों का भी करना था जो हमारे पूरे देश में उसका एक इम्पैक्ट पड़ सके, पूरे कंट्री में उसका इम्पैक्ट पड़े। राइट, तो यहां पे कहता है कि हियर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities, right? जब यहाँ पे ऑल ओवर कंट्रीज की डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट जब पूरे कंट्री, पूरे एंटायर सोसाइटी की बात हो रही है, लेकिन उनमें से कुछ जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज वाली जो डेवलपमेंट की जाएगी, जो वेलबींग की जाएगी, वो उन लोगों के लिए जो समाज में बहुत ज्यादा डिप्राइव है, जिनका अपलिफ्टमेंट कभी हुआ ही नहीं, जिन्हें अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो वैसे लोगों को यहां पे करने की बात की गई है। तो इसके लिए आप ये भी जानते हो कि उस वक्त हमारा संविधान भी बन रहा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था। सो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे प्रोविजंस लिए गए थे, जैसे कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जो कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार था, आज भी हम उस फंडामेंटल राइट्स को यूज करके हम अपने आप को बहुत ऐसी बुरी परिस्थितियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, अपने लाइफ को हम सेव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा उसी वक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की भी बात की गई थी, डीपीएसपी की बात की गई थी, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में काफी डिफरेंस है। और जो सबसे बेसिक डिफरेंस है ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, दैट इज द जस्टिफाइबल एंड नॉन जस्टिफाइबल। यानी कि फंडामेंटल राइट्स आप क्लास 11th के पॉलिटी वाले बुक में आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में आपने पढ़ा कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डिफरेंस था। फंडामेंटल राइट्स जस्टिफाइबल था, यानी कि आप उस पर लीगली तौर से आप कोर्ट जा सकते हो, आप वहां से जस्टिस ले सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आई गई थी, जिनमें कि कई सारे प्रोविजंस उसी से रिलेटेड मिलते हैं, जहां पे वेलफेयर की बात की जाती है, लेकिन ये नॉन जस्टिफाइबल है। व्हाई इट इज नॉन जस्टिफाइबल? बिकॉज जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद हमारी देश की पॉपुलेशन अराउंड 40 करोड़ थी। राइट, अब उन 40 करोड़ पॉपुलेशन को क्या करना था? बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना था, क्योंकि हमारा कंट्री उस वक्त बहुत ज्यादा पुअर था, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड था। सो उस कंट्री को
किस तरीके से आगे ट्रैक पे लाना, ये डीपीएसपी में मतलब कुछ कुछ बातें की गई थी, जहां पे डीपीएसपी में एक अश्योरेंस नहीं दिया गया था कि हम आपको, अगर जैसे भोजन की कमी है तो आपको भोजन हम प्रोवाइड करवाएंगे। दिस वाज नॉट द एश्योरेंस कि हम आपको फूड प्रोवाइड करवाएंगे। आप, अगर आपको मैं राशन नहीं देता हूं, अगर मैंने क्लेम करा है कि मैं 4 रुपए किलो आपको राशन दूंगा, अगर मैं नहीं दे रहा हूं, देन यू डोंट हैव राइट टू प्रोटेस्ट इट। ओके, तो यहां पे जो बेसिकली जो बात की गई है वो है कि हम आपको मुहैया कराएंगे, क्योंकि देश के पास संसाधन उतनी ज्यादा नहीं थी उस वक्त। ठीक है, हाँ, ये कहा गया था कि जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलप करेगा वैसे वैसे हम अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ किए गए जो भी प्रोमिसेस हैं हम उसको फुलफिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो बात कही गई है वो मस्ट में रखा गया है। क्या क्या कहा गया है यहाँ पे देखते हैं हम, कि कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी द वेलफेयर गोल्स ऑफ दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। राइट, कि लोगों का वेलफेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे ये जो रियल चैलेंज जो था हमारे कंट्री के साथ, वो एक था पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, ठीक है, पॉवर्टी को रिमूव करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। कि किस तरीके से, क्योंकि देखो पॉवर्टी का इरेडिकेशन तभी हो सकता है जब हमारा इकोनॉमिकली डेवलप होगा कंट्री, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा जब हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, जब हमारे पास मेन जो रिसोर्सेज आएंगे, जो हमारे पास जब मनी होगा, पैसा होगा, तो हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो ये जो था ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। थर्ड चैलेंज ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज था। जैसा कि आपने सेकंड चैलेंज में देखा कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ था, कि इस डेमोक्रेसी को हमें स्टैब्लिश करना है, डेमोक्रेटिक रिजीम पे हमें गवर्नमेंट को रन करवाना है, वहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हमें वोटिंग करवाना है। तो ये सारा चीज यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये था हमारा थर्ड चैलेंज। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पार्टीशंस की बात होती है, पार्टीशंस कितना ज्यादा जो है लोगों पे इम्पैक्ट डाला था, जब बंटवारे हुए थे उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, और ये पार्टीशन का क्या क्या प्रोसेस रहा, कैसे जो है अलग अलग प्रांत जो कि मेजॉरिटी बेस्ड थी, कहीं पे मुस्लिम डोमिनेंट था, कहीं पे हिंदू डोमिनेंट था, अब ये दोनों आपस में मिलकर किस तरीके से जो है हमारे, क्योंकि कंट्री को जब डिवाइड किया गया था तो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी, बिकॉज अगर हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पर अगर डिवाइड किया जाता तो हमारा कंट्री आज जो वर्टिकल जो डिवाइड है, इट वुड नॉट बी वर्टिकली डिवाइडेड, राइट, इट देयर वाज अ डिवीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल वे में वो डिवीजन होता, राइट। तो यहां पे कोशिश किया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की डिमांड की जा रही थी, एक तरफ वेस्ट बंगाल और एक तरफ इधर गुजरात के आसपास का एक एरिया था जो कि मुस्लिम डोमिनेंट था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था कि हम इस तरीके से बंटवारा कर सके, क्योंकि बॉर्डर तो साथ में क्रॉस कर रहा था, लोगों का आना जाना भी उसी वे से हो जाता। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक चैलेंज जो है हमारे देश के साथ क्रिएट हुई थी। इसके अलावा जो है हम आगे की वीडियो में और भी बात करेंगे कि पार्टीशंस के बाद हमारे देश को कैसे इंटीग्रेट किया गया। हाँ, एक चीज और है कि इस बार के सिलेबस में एक और बहुत क्या कह सकते हैं, एक टॉपिक ऐड किया गया है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है, और कैसे उन्होंने हमारे कंट्री को इंटीग्रेट किया था, कैसे यूनाइट किया था, हर एक प्रिंसिपल स्टेट्स के राजाओं से उन्होंने डिस्कस करा, उनसे डिप्लोमेटिकली बातचीत किया, और फिर हमारे कंट्री को एक एकता के सूत्र में बांधने की उन्होंने कोशिश किया, और उनका कोशिश सफल रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।